नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर शिवसेना का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, जो केंद्र के इशारों पर नहीं नाचते, ईडी उनके घर में घुसकर उन्हें जेल में डाल देती है। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को ईडी का नोटिस। कुर्क की गई संपत्तियों को जल्द खाली करने के दिए निर्देश। 100 करोड़ के वसूली मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें। सरकारी गवाह बना सचिन वाजे, सशर्ते कोर्ट ने दी माफी। टारगेट किलिंग के मामले में संजय राउत के केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, घाटी में नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती है बीजेपी, पूरे दिल से चुनाव में व्यस्त। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। लॉरेंस बिश्नोई दे चुका है जान से मारने की धमकी। सुर्खियों के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं, तो आज खबरों की शुरुआत करते हैं शिवसेना की एक खबर से। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार क्या किया। लगता है इससे आम आदमी पार्टी से ज्यादा मिर्ची शिवसेना को लग गई है, तभी तो इस मामले में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले जैन के खिलाफ कार्रवाई आपके लिए राज्य छोड़ने का संकेत है। साथ ही लिखा कि जो लोग बीजेपी की धुन पर नहीं नाचते, ईडी उनके घरों में घुसकर उन्हें जेल में डाल देती है। संपादकीय में कहा गया कि जैन प्रतिशोध की राजनीति के अकेले शिकार नहीं थे। देश भर में बीजेपी का पुरजोर विरोध करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार का संदेश है, आत्मसमर्पण करो या जेल जाओ। सत्येंद्र जैन, नवाब मलिक और अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन गिरफ्तारी की एक श्रृंखला और जमानत की अनुमति नहीं देना प्रतिशोध है। सत्ताधारी दल के भ्रष्ट नेताओं को सुरक्षा क्यों दी जा रही है? ऐसे में सवाल है कि सुरक्षा न दी जाए और उन लोगों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या शिव नेता और दूसरे दल इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और सुरक्षा देने से इन लोगों को परेशानी क्यों है? क्या ये सभी दल बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं पर हमला करवाना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं वो फेक हैं? अगर फेक हैं तो असली सबूत शिवसेना और दूसरे दलों के पास मौजूद तो होंगे ही। तो आज तक इन दलों ने उन सबूतों को कोर्ट में पेश करके क्यों नहीं अपने नेताओं को छुड़वा लिया? एक तरफ जहां शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल ईडी ने उन्हें कुर्क की गई संपत्ति को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा गया है। ईडी के अनुसार पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसके बाद जब्ती की मंजूरी के लिए फाइल आगे भेजी गई थी, जिसने हाल ही में उक्त संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी दी थी। इस घटनाक्रम के बाद खड़से, उनके दामाद गिरीश चौधरी, पत्नी मंदाकिनी, इंसिया बदलावाला और एम उकानी को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के मुताबिक संपत्तियों को खाली करना होगा, जिसके बाद उन्हें जब्त कर ईडी के नियंत्रण में रखेगी। आपको बता दें कि ईडी ने सितंबर 2021 में खड़से और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की थी और उनसे पिछले साल जनवरी और जुलाई में पूछताछ की थी। एजेंसी ने मामले के सिलसिले में जुलाई में उनके दामाद गिरीश चौहान चौधरी को गिरफ्तार किया था। 28 अगस्त 2019 को खड़से की पत्नी मंदाकिनी और भोसरी भूमि के मालिक अब्बास रसल भाई उकानी भोसरी पर भी मामला दर्ज किया था। वहीं ईडी ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोनावला में खड़से के बंगले, जलगांव में 3 फ्लैट, 3 भूमि पार्सल और पुणे, नासिक और सूरत में अन्य आरोपियों के कुछ फ्लैटों समेत संपत्तियों को कुर्क किया था। एक तरफ जहां एनसीपी के एक नेता एकनाथ खड़से को नोटिस जारी हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने के सचिन वाजे की अर्जी स्वीकार कर ली। वाजे ने विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल अर्जी में दावा किया था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में सीबीआई के साथ सहयोग किया है। इसके बाद सीआरपीसी के
प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने उनके इकबालिया बयान को दर्ज किया गया। सीबीआई ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ वाजे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश डीपी शिंगड़े ने बुधवार को वाजे की अर्जी मंजूर कर ली। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 164 के तहत सचिन वाजे ने जो बयान दर्ज कराया था वो अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा सबूत था। गौरतलब है कि सचिन वाजे को पिछले साल मार्च में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से लदे एक वाहन और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। वहीं पिछले साल मार्च में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को महानगर में रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने देशमुख को गिरफ्तार किया और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक तरफ जहां अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तो दूसरी तरफ सोनिया और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से जारी नोटिस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने हमला बोला है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। राउत ने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व बनाए रखने की जिम्मेदारी एनसीपी और शिवसेना जैसे पक्ष पर है। कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए क्योंकि वो राष्ट्र स्तर पर एक विरोधी दल की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निर्देशालय की तरफ से नोटिस मिली है। जिस प्रकार से देश में केंद्रीय जांच एजेंसी काम कर रही है, साथ ही कई साल पहले हुए मामलों के लिए नोटिस भेज रही है, आगे शायद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के स्मारक पर भी नोटिस चिपका कराएंगे कि आपने संसद की बिल्डिंग कैसे बनाई, इस देश को कैसे खड़ा किया आपने। वहीं कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग पर भी संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा। राउत ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी राजनीति में लगी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में घाटी में आतंकियों की ओर से टारगेट किलिंग की रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र की ओर से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे दिल से चुनाव और राजनीति में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से वो कश्मीरियों का गुस्सा नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो व्यस्त हैं, विरोधियों पर हमला कर रहे हैं और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब चलते चलते आखिरी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आखिरी खबर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से जुड़ी है। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मिली एक सीक्रेट इंटेल के आधार पर मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब सलमान के साथ उनके प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ मुंबई पुलिस के आधा दर्जन सिपाही भी रहेंगे। आपको बता दें, मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बरार ने ली है और इसी गैंग ने सलमान को कुछ साल पहले जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई है। पुलिस से सुनिश्चित करने के लिए उनके अपार्टमेंट के आसपास मौजूद रहेगी कि राजस्थान से गिरोह कोई हरकत ना करे। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर काला हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान की हत्या की साजिश रची थी। बिश्नोई समुदाय काला हिरण को पवित्र मानते हैं और इसके शिकार को लेकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। साल 2008 में अदालत के बाहर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो जोधपुर में सलमान खान को मार देगा। उसने ये भी कहा था कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जब सलमान खान को मारेंगे तो पता चलेगा। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल्स शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।